नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के जो आधुनिक भारत इतिहास की हम स्टार्ट की हुई सीरीज है। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। ये हमको सही मिलान करना है। पुस्तकें एक साइड में पुस्तकें लिखी हुई है और दूसरी साइड में उसके लेखक लिखे हुए हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरी है आनंद मठ, तीसरी है लाइफ डिवाइन, चौथी है साधना। और रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और विनोद और विनायक दामोदर सावरकर। अगर हम देखें तो आनंद मठ हमको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी दो लिखी गई है, तो बी का 3 आएगा। बी का 3 सिर्फ दो ही ऑप्शन में है, ए और सी। इसका मतलब दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट वैसे ही हो गए। कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए? हमारा बी और हमारा डी, ये दो कट गए। हमारा ऑप्शन बच गया ए और सी। हमको पता है कि द फर्स्ट इंडियंस वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया। इसका राइट हमको पता है कि द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा वी.डी. सावरकर द्वारा। और इससे हमारा ऑप्शन ए का 4 ये दोनों में है और बी का 3। और लाइफ डिवाइन लिखी है श्री अरविंद ने और साधना लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो सर राइट आंसर हमारा होगा ए। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर ने, आनंद मठ लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, लाइफ डिवाइन लिखा दी अरविंद घोष ने और साधना लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। इससे हमारा आंसर ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, दक्कन विद्रोह है और सिपाही विद्रोह है। इनको कालक्रम में सुझाना है। हमको पता है कि नील विद्रोह 1859 में हुआ, संथाल विद्रोह है 1855-56 में हुआ और सिपाही विद्रोह है जो 1857 क्रांति को कहा जाता है और दक्कन विद्रोह है 1875 में हुआ। इसके अनुसार आप इसको कालक्रम में सजा सकते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है, इस एक साइड वर्ष दिए हुए हैं, दूसरी साइड युद्ध दिए हुए हैं। 1775, 1780, 1824 और 1838। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मसूर युद्ध। हम ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। द्वितीय आंग्ल मसूर युद्ध 1780 में स्टार्ट हुआ, क्योंकि 1780 से 1784 तक चला और 1782 में इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने नेतृत्व किया। तो बी का 4 आएगा। दूसरा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच लड़ा गया, तो ए का हमारा 3 आएगा। और हमको पता है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 तक, तो सी का 1 आएगा। और बच गया क्या? प्रथम अफगान आंग्ल युद्ध हुआ था 1838 में। आपको याद रखना है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, लिट्टन के समय में और डी कर्जन के समय में। हमको पता है कि जो लॉर्ड डलहौजी है इसने 1848 से 1856 तक शासन किया, क्योंकि 1857 में फिर क्रांति आ गई थी। उसके बाद विस्तार को जो ब्रिटिश महारानी है उसने कम कर दिया था। तो इसकी संधि थी लैप्स की नीति, मतलब गोद लिए पुत्र को व्यापकगत या लैप्स की नीति। इसमें क्या था, जो गोद लिया हो पुत्र उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता था। इसके अंतर्गत झांसी, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था और अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये सही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गोवा को 1987 में ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दूसरा है दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। ये भी सही है, जो गुजरात के खंबात की खाड़ी वहाँ पे एक दीव, दमन दीव एक टापू है। सी, दमन दीव को भारत के संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। ये भी हमारा सही क्वेश्चन है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दादर नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रही। ये हमारा गलत है, क्योंकि
दादन नगर हवेली 1954 के बाद भी पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रही और 1961 में से पुर्तगालियों से मुक्त कराया। मतलब दादर नगर हवेली किसकी औपनिवेशिक रही है? पुर्तगालियों की, न कि फ्रांसीसियों की। और इसको 1961 में जब इसको गोवा के साथ इसको आज़ाद करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? मतलब विदेशी राज्यों देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए दूतावास की स्थापना किसने शुरू की थी? हैदर अली ने, मीर कासिम ने, शाह आलम द्वितीय ने, टीपू सुल्तान ने। तो इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने फ्रांस, टर्की, मिस्र में दूतावास बनाए और वहाँ अपने दूत भेजे। इसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली और राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी दी हुआ है। ये सही ऑप्शन है क्योंकि भारत की जो टेक्निकलर फिल्म है वो झांसी की रानी ही थी। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? माय डियर कुटी चाटन, ये भी सही है। भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल, ये भी सही ऑप्शन है। और हमारा भारत की प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी, ये गलत है क्योंकि मीना कुमारी को कभी भी भारत रत्न नहीं मिला। लेकिन आपको इसके साथ याद रखना है ये ऊपर वाले तीनों फैक्चुअल, प्रथम टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी, 3D फिल्म माय डियर कुटी चाटन और भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, जमींदारों यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी और खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो इसका राइट आंसर है बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगर हम इसका देखें तो जॉन सोर ने स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी जिसे बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया था। इसने जमींदार जमीन के मालिक होते थे जो लगान का एक निश्चित भाग यानी 10/11 भाग ब्रिटिश कोष में जमा करते थे और 1/11 भाग स्वयं रखते थे। और चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों के ऊपर पट्टा जारी करेंगे, लेकिन उन्हें जारी नहीं की क्योंकि इसके ऊपर नियंत्रण नहीं था। हमारा 31वां क्वेश्चन है, 3-4 कथन दिए हुए हैं, हमको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई, बिल्कुल सामान्य कथन है, गलत है क्योंकि 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा। अगर हम ए को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों के को आपत प्रमाण मानने को लेकर था। ये ऑप्शन लगभग गलत है क्योंकि आर्य समाज ने और लाला लाजपत राय ने आर्य समाज का विरोध नहीं किया था। तो इसको बी को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे ए, बी और सी गलत हो जाते हैं। तो राइट आंसर होता है डी, 3 और 4। देखते हैं हमारा 3-4 क्या है। मतलब पहले 2 ऑप्शन गलत हैं। तीसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, ये ठीक है। और चौथा ऑप्शन है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो इसके 3 और 4 सही हैं। अगर हम इसका सॉल्यूशन पढ़ें, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की थी और लाला लाजपत राय आर्य समाज के समर्थक थे, उन्होंने इसका विरोध कभी नहीं किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था, जिसकी प्रस्तावना को गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स ने लिखा था। विल्किंस ने हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उसने क्या किया, भगवत गीता का भी और हितोपदेश का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इन्होंने फारसी और बंगाला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। एशिया के सामाजिक प्राकृतिक इतिहास
पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान और साहित्य के अध्ययन हेतु सर विलियम जोन्स ने 1778 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना नींव डाली थी। हमको पता है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? 1784 में। हमारा 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? कि 1875 में भारत के प्रतिनिधित्व की मांग किसने की थी? द डक्कन एसोसिएशन ने, द इंडियन एसोसिएशन ने, द मद्रास महाजन सभा ने और दी पूना सार्वजनिक सभा ने। इसका राइट आंसर है डी, पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करके भारतीयों को ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व देने की मांग की थी। अगर सॉल्यूशन देखें तो 1870 में रनाडे और जीवी जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, क्योंकि क्वेश्चन ये इस बार इस तरह भी आया हुआ है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? रनाडे ने और जीवी जोशी ने। और 1875 में इस सभा में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को करते हुए हाउस ऑफ कॉमन में याचिका प्रस्तुत की। 34वां क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में जब बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ और इलाहाबाद की संधि हुई, उसके तहत दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आई? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। गारो, खासी, कुकी और टिपराहा। इसका राइट आंसर है खासी, जो कि मेघालय की जनजाति है। कुकी मणिपुर में पाई जाती है। और हमारा नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या था? 34वां का बी, खासी जनजाति के सबसे संपर्क में आए थे। इसको सही मिलान करना है। चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटरी एक्ट 1773, एक्ट ऑफ 1858, पिट्स इंडिया एक्ट। पहला कथन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। हमको पता है कि इसकी कार्य पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया 1784 में। अकॉर्डिंग में डी का एक ही आएगा। 36वां क्वेश्चन है, 36वें क्वेश्चन का क्या आएगा? डी का एक, यानी एक ऑप्शन है ए ऑप्शन और सी में। ठीक है, हम देखें, भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया। आपको पता है कि चाय को छोड़कर 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और 1833 में बिल्कुल ही कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिएगा व्यापार पे। तो ए का 2 आएगा। शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित करना, ये भी बिल्कुल आसान है। ये 1858 जो स्वतंत्रता क्रांति के बाद जो एक्ट आया था 1858 में, उसमें महारानी ने घोषणा की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हस्तांतरित हो गया। और कंपनी के निदेशक को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा, जो कि पहला संशोधन हुआ था, हस्तक्षेप हुआ था 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। उसके तहत कंपनी को के ऊपर कुछ नियमित करने, रेगुलेट करने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई। तो हमारा 36वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके एक अधिकार को बल प्रदान किया गया? हमारा 36वां इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसका राइट आंसर है ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा विभागीय प्रणाली को आरंभ किया गया, मतलब पोर्टफोलियो, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, और तथा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस अधिनियम के तहत शुरू हुई थी? अधिनियम 1861 के तहत। भारत के उपनिवेशी काल में हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक सुधार करने के लिए, श्रमिकों की स्थिति सुधार करने के लिए, और भारत में वित्तीय सुधारों की योजना को तैयार करने के लिए, और प्रशासनिक सुधार के लिए। जहाँ तक मेरा अनुसार है, हिटली आयोग श्रम सुधार से रिलेटेड रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, श्रमिकों की मौजूदा स्थिति पर सिफारिश करने के लिए। हिटली आयोग का गठन J.H. हिटली की अध्यक्षता में हुआ। ये श्रमिकों की स्थिति के अध्ययन से संबंधित रहा है और इसने 1931 में अपनी रिपोर्ट दी। 38वां क्वेश्चन है,
भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। ये ऑप्शन ही गलत निकलता है, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1510 में कब्जा किया था, ना कि 1499 में। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक से छीनकर अपने कब्जे में ले लिया था। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ये सही ऑप्शन है, क्योंकि दक्षिण भारत में पहला कारखाना मछलीपट्टनम में ही लगा था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। पूर्वी भारत में उड़ीसा में लगा। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। ये भी सही ऑप्शन है। हमारा 39वां क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो इसका राइट आंसर है सूरत, पुलिकट, कोचीन और कासिम बाजार। तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कारखाना लगाया था सूरत में। फ्रांसीसियों की कंपनी की स्थापना 1664 में कोलबर्ट द्वारा की गई थी और पहला कारखाना 1668 में सूरत में लगाया गया। हमारा 40वां क्वेश्चन है, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? ये जो वुड डिस्पैच है जो 1854 में आया, ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है। इसका पहला लक्ष्य क्या था? देसी भाषाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, देसी भारतीयों के लिए भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार करना, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना, परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान और तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करना। तो इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि वुड डिस्पैच ने ही भारतीय भाषा को महत्व दिया था और भारतीय परंपरागत जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो भारतीय भाषा में ही दी जानी थी और बाद में पाश्चात्य शिक्षा और तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को ऊपर बल दिया जाना था। वुड डिस्पैच 1854 को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसमें उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा पर के लिए स्थानीय भाषा को महत्व दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की। तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि बंगाल में नई राजस्व पद्धति फ्रोक्यूशर ने प्रारंभ की थी, न कि अली मर्दन खान ने। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। ये सही आंसर है सी ऑप्शन। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया। ये भी सही ऑप्शन है। और मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ये भी सही है। तो इसका पहला ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि बंगाल में राजस्व पद्धति फ्रोक्यूशर ने शुरू की थी। हमारा 42वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक सही नहीं है? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक गतिविधियों पर नियंत्रण। ये सही है, क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर कुछ नियंत्रण किया था। और तो ये नहीं आया, सही ऑप्शन है, लेकिन ये पूछा है कौन सा सही नहीं है, ये नहीं आएगा। काउंसिल में परम सत्ताधिकार के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। ये सही है, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर था उसको 1833 के तहत भारत का गवर्नर जनरल पदनाम दिया, जो कि विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं। सी, काउंसिल के गवर्नर को विधिकर्ता की सभी शक्तियाँ प्रदान की गई। ये भी सही है, क्योंकि गवर्नर जनरल विधिकर्ता की सभी शक्तियाँ मिली थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। ये गलत है, क्योंकि ये प्रावधान 1835 डी भारतीय नहीं था, बल्कि 1833 चार्टर एक्ट में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान था, परंतु भारतीय का नहीं था। इस पद पर लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। हमारा नेक्स्ट, भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहाँ तक अदालतों की दांडिक आधिकारिकता का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। ये सही ऑप्शन है, क्योंकि इल्बर्ट बिल क्या था कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेज अपराधियों के मामले को देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यही है कि न्यायिक दृष्टि से भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। 44 क्या था? भारत में 1881 में स्थापित हुआ और उनके प्रबंधन
में चलने वाला सीमित देयता वाला प्रथम बैंक, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसका राइट आंसर है अवध कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। पहला जो भारतीय था, पहला भारतीय बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट हमारा है 45वां, ये भी डेट है, आपको याद रखने हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हमको पता है 1800 आंग्ल मराठा, पर तृतीय आंग्ल मसूर युद्ध हमको पता है कि तृतीय आंग्ल मसूर युद्ध 90 से 92 में है। सही सम्मिलित पूछा है, ये 2 ऑप्शन सही मिल लेता है, तो इसका मतलब बी एलिमिनेट हो जाता है। 1824 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी ठीक है, 2 और 3, और लेकिन द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1775 से 1782 तक लड़ा गया, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 1849 तक, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर है डी, 2 और 3। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वारन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सही है डलहौजी, वर्नाकुलर प्लेक्स एक्ट, लॉर्ड कर्जन, ये गलत है, लिटन के टाइम में आया हुआ था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमको पता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने 1878 में पारित किया था और रिपन ने 1882 में इसको रद्द कर दिया था। इल्बर्ट बिल आया था रिपन के काल में, ये सही है। और पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, उस टाइम वारन हेस्टिंग्स थे। हमारा 47 क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर कालक्रम बताना है। लॉर्ड कर्जन, जेम्स फोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। हमको पता है कि लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 तक रहा, जेम्स फोर्ड 1916 से 1921 तक रहा, और लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक रहा, और इरविन जो 26 से 31 रहा, 1926 से 1931 तक रहा। इसके अनुसार आप इसको कालक्रम में सजा सकते हैं। लॉर्ड कर्जन कब रहा? 1899 से 1905 तक। लॉर्ड चैम्सफोर्ड रहा 1916 से 1921 तक। लॉर्ड हार्डिंग रहा 1910 से 1916 तक। लॉर्ड इरविन रहा 1926 से 1931। हमारा 48 क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन की निम्नलिखित देशी रियासतों के बारे में विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, उस्तारा, इनको अंग्रेजों के कब कब्जा किया, उसके अनुसार कालक्रम में सजाना है। हमको पता है कि झांसी को 1854 में और सतारा को जो सबसे पहले था 1848 में, संबलपुर 1850 में। इसको देखते हुए आप इसको कालक्रम में सजा सकते हैं। हमारा 49वां क्वेश्चन, पानीपत की तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मसूर युद्ध टीपू सुल्तान की पराजय हुई। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र किया। देखिए हमको पता है कि 3 ऑप्शन सही है, लेकिन 2 ऑप्शन सही। तृतीय आंग्ल मसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, ये गलत है, क्योंकि मृत्यु चौथे युद्ध में हुई थी। अगर 2 का एलिमिनेट करते हैं तो हमारा ए और सी एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन 3 सही है, तो इसका राइट आंसर बी ही होगा। और अगर हम पहला ऑप्शन देखें, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, न कि इब्राहिम लोदी को हराया था। ये प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और 50वां क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ कैसे किया? बिहार से किया। इस तरह से हमने प्राचीन इतिहास के भी सभी प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए 1995 से लेकर 2019 तक। मध्यकालीन भारत के भी हमने सभी क्वेश्चन कवर कर लिए, और इस वीडियो में हमने 23 से 50 तक कवर किए हैं। इसी तरह से हम पूरे प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है, प्रयास अच्छा लगता है, आप मेरी तैयारी के साथ भागीदार बनना चाहते हैं, सहयोगी बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें मोटिवेट के लिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, लगे रहो, जुटे रहो, कंटिन्यू प्रोसेस।